नमस्कार बच्चों, आज हम निबंध चयनिका का निबंध करुणा पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम पहले निबंधकार के बारे में बात करेंगे और फिर उसके बाद निबंध पर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम से आप सभी परिचित होंगे, क्योंकि हिंदी साहित्य में तो पूरे एक युग का नाम, एक काल का नाम इनके नाम पर रखा गया, शुक्ल युग। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल उत्कृष्ट कोटि के निबंधकार और गंभीर समालोचक माने जाते हैं। इन्होंने सभी तरह के निबंध लिखे, विचारात्मक, मनोवैज्ञानिक, आलोचनात्मक, गूढ़ निबंध सभी तरह के। और उनमें भी इनके जो मनोवैज्ञानिक निबंध हैं वो विशिष्ट श्रेणी में आते हैं और इनकी विलक्षण प्रतिभा की परिचायक हैं, क्योंकि ऐसे निबंध किसी और निबंधकार ने हिंदी साहित्य में नहीं लिखे हैं। और ये जो निबंध है वो आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं और इन्होंने हिंदी निबंध साहित्य को जो गौरव प्रदान किया है, जो संपदा, जो समृद्धि प्रदान की है, वो वाकई तारीफ़ काबिल है। इनका हिंदी साहित्य का इतिहास जो इन्होंने पुस्तक रूप में लिखा है वो हिंदी आलोचना और हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार स्तंभ बना हुआ है। यद्यपि हिंदी साहित्य के और भी अनेक इतिहास ग्रंथ हम देखते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक दृष्टि, संतुलित एवं तात्विक विवेचन और उसके साथ ही साथ गंभीर मूल्यांकन शुक्ल जी की दृष्टि में, उनके इतिहास में देखने को मिलता है, वैसा कहीं और नहीं दिखाई देता। इनके हिंदी साहित्य के इतिहास में हमें इतिहास और आलोचना का ऐसा समन्वित रूप दिखाई देता है जो कहीं और नहीं दिखाई देता। इनकी एक और प्रसिद्ध कृति है रसमीमांसा, वो भी उल्लेखनीय मानी जाती है। वैसे तो शुक्ल जी का आलोचक रूप ज़्यादा चर्चित हुआ, ज़्यादा प्रतिष्ठित हुआ, किंतु उनका निबंधकार रूप भी उतना ही महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य के लिए। उन्होंने मनोविकारों पर जिस तरह के गंभीर, विचारपूर्ण और सरस निबंध लिखे हैं, उनके आगे पीछे कोई परंपरा दिखाई नहीं देती। न इनसे पहले ऐसे निबंध लिखे गए और न ही इनके बाद आज तक मनोविकारों पर इतने सुंदर और गूढ़ निबंध देखे हैं। मनोविकारों पर इनके जो निबंध लिखे गए हैं उन्हें चिंतामणि नामक पुस्तक में संग्रहित किया गया है। यह प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछ लिया जाता है। खंड ए में जो 2 नंबर का प्रश्न आता है उसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मनोविकार संबंधी निबंध किस पुस्तक के नाम से संग्रहित किए गए हैं, तो आपको वहाँ लिखना है चिंतामणि भाग 1 और भाग 2। और चिंतामणि नामक जो पुस्तक है उसमें इन्होंने उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध, यह निबंध उल्लेखनीय है। और सच्ची बात तो यह है कि ये निबंध बौद्धिक विवेचन की नीरसता से ग्रस्त नहीं होकर सरस और मार्मिक है। इसका मूल कारण यह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन निबंधों को महज एक मनोवैज्ञानिक या चिंतक के रूप में नहीं लिखा है, बल्कि एक सहृदय विद्वान के रूप में लिखा है। फलस्वरूप इसमें बौद्धिक विश्लेषण और रागात्मक तत्व बराबर बराबर मिलता है। अपने इसी दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करते हुए एक स्थान पर शुक्ल जी ने लिखा भी है। वो लिखते हैं
कि इस पुस्तक में मेरी अंतरयात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। क्योंकि बच्चों, निबंध जो होते हैं उनमें विचार तत्व का प्राधान्य होता है, प्रधानता होती है। लेकिन यहाँ पर इन निबंधों में हम देखते हैं कि शुक्ल जी का जो हृदय पक्ष है वो भी बराबर से इस यात्रा में निकलता रहा है, और इसीलिए ये निबंध इतने सरस और इतने मार्मिक बन पड़े हैं। निश्चय ही शुक्ल जी के ये निबंध व्यक्ति के अंदर और बाहर की यात्राएं हैं, और इस यात्रा को संपन्न किया है उनकी बुद्धि ने। इसलिए इन निबंधों में मनुष्य के मन के जो गूढ़ भाव हैं और जो वृत्तियां हैं उनका बहुत ही बारीकी से शुक्ल जी ने विश्लेषण किया है। दरअसल बुद्धि का काम ही यही होता है कि वो वैज्ञानिक विश्लेषण करके किसी भी वस्तु के भाव के स्वरूप और कार्य की जो तर्क संगत व्याख्या है उसे करे, और साथ ही साथ सिद्धांतों का निर्माण भी करे। यह कार्य शुक्ल जी ने अपने इन मनोविकार संबंधी निबंधों में किया है। बच्चों, इन्होंने बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से मनुष्य के हर मनोभाव का विश्लेषण किया है, उसको ठोस परिभाषा दी है। यही नहीं, एक मनोभाव दूसरे मनोभाव का कहाँ तक सहयोगी है और कहाँ तक विरोधी है, और इसके साथ ही उसका समाज के हित या अहित में कितना योगदान है, इन सब पर भी बहुत ही गंभीरतापूर्वक और बहुत ही विस्तृत रूप से निबंधकार शुक्ल जी ने विवेचन किया है। और इसके साथ ही शुक्ल जी की एक और विशेषता इनके निबंधों की हमें दिखाई देती है कि वो अपनी मान्यताओं को अपने अनुभव से यथावश्यक उदाहरण दे करके प्रमाणित भी करते चलते हैं। शुक्ल जी मर्यादाशील और लोकमंगल के हिमायती व्यक्ति थे, और इन निबंधों में भी हम उनके इस दृष्टिकोण को साफ देखते हैं। चूँकि वे काव्य आलोचक हैं और काव्य शास्त्रीय ज्ञान से समृद्ध भी थे, इसलिए मनोभावों के विवेचन में उनका जो काव्य शास्त्रीय चिंतन था वो भी साथ साथ चलता रहा है। जहाँ तक बच्चों इनके प्रस्तुत निबंध करुणा की बात है, तो यह उनका बहुत ही चर्चित मनोवैज्ञानिक निबंध है। इस निबंध में शुक्ल जी ने मनुष्य के मन का जो करुणा भाव है उस व्यापक मनोविकार का बहुत ही विस्तृत रूप से विवेचन किया है। उनकी दृष्टि में करुणा जो मनोभाव है वो दुखात्मक वर्ग में आता है, और शुक्ल जी का मानना है कि करुणा जिसके प्रति उत्पन्न होती है उसकी भलाई का प्रयत्न किया जाता है। यह उसी के प्रति उत्पन्न होती है जो दुखी होता है, चाहे वो कोई अपना हो या पराया हो। हाँ, करुणा की तीव्रता में ज़रूर अंतर आ जाता है अपने और पराये के भेद से, क्योंकि अज्ञात व्यक्ति के दुख पर जो करुणा उत्पन्न होती है वो निश्चित रूप से अपने किसी प्रिय व्यक्ति के दुख से उत्पन्न करुणा से कम ही होगी। ये बात तो निश्चित है। प्रियजनों के सुख का अनिश्चय मात्र करुणा का उद्रेक कर सकता है, और इसीलिए करुणा की तीव्रता का सापेक्ष विधान जीवन निर्वाह की सुगमता और कार्य विभाग की पूर्णता के उद्देश्य में समझना चाहिए। मतलब कि यदि हमारा कोई प्रिय व्यक्ति कहीं मान लीजिए बाहर गया है और वो समय पर नहीं लौटता है, तो निश्चित रूप से हमारे मन में संशय उत्पन्न होता है। हमारे मन में यह नहीं आता है कि वो आराम से होगा या अपने दोस्तों के साथ मज़े कर रहा होगा। हमारे मन में
अनिश्चय यह रहता है कि वो कहीं कष्ट में तो नहीं है, परेशानी में तो नहीं है, या कोई अचानक से संकट तो उस पर नहीं आ गया है। तो इन सब बातों की चर्चा रामचंद्र शुक्ल अपने करुणा निबंध में बहुत विस्तार से करते हैं। हम जब इस पर अगली क्लास में बात करेंगे तो हम भी इसका विस्तृत अध्ययन निबंध के साथ साथ करेंगे, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से भी ये निबंध बहुत ही महत्वपूर्ण है और ज़्यादातर इसमें से व्याख्या आती है या इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम इसीलिए करुणा निबंध पर विस्तार से बात करेंगे अपनी अगली कक्षाओं में। धन्यवाद।